अपनी शादी की पहली रात मैं अपने पति को मना करते रही कि नहीं, अभी मैं इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। पर उस जानवर ने मेरी एक ना सुनी और जो उसके मन में आया मेरे शरीर के साथ उसने सब किया। और पूरी रात। मेरा नाम नेहा है और मैं अब 24 साल की हूँ। जब ये कहानी शुरू हुई थी तब मैं सिर्फ 22 साल की थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपनी छोटी सी दुनिया में खोई हुई एक सीधी सादी लड़की। मुझे जिंदगी से बहुत ज्यादा नहीं चाहिए था, बस थोड़ी सी आजादी, थोड़े से सपने और वो सुकून जो किसी बंद कमरे में बैठकर चाय की चुस्की के साथ किताब पढ़ते हुए आता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सपनों के ऊपर भी किसी और की मुहर लगेगी। मैं दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। पापा सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, माँ गृहिणी थी। एक बड़ा भाई था जो शादी करके अपने परिवार में व्यस्त था। हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाई की इजाजत थी, लेकिन सोचने की नहीं। मतलब पढ़ो, नंबर लाओ और फिर शादी कर लो, बस इतना ही। मेरे भी घर वालों ने वही तय किया था। वो रविवार का दिन था। माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, नेहा, एक अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। लड़का सरकारी बैंक में है, अपने ही शहर में। हमने हाँ कह दी है, अगले हफ्ते देखने आ रहे हैं। मैं चौंक गई। पर माँ, मैंने तो अभी पढ़ाई पूरी की है, मुझे जॉब करनी है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। माँ का चेहरा सख्त हो गया। अब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, 22 की हो गई है तू, लोग क्या कहेंगे? लड़कियाँ जितनी जल्दी ससुराल जाए उतना अच्छा। तेरे पापा ने बहुत कोशिश की ये रिश्ता लाने में। मैंने पापा की ओर देखा, वो चुप थे, जैसे हमेशा रहते थे। मैं फिर से कुछ कहना चाहती थी, पर माँ ने पहले ही ठप्पा लगा दिया। अब कुछ नहीं सोचना, लड़की को ज्यादा जुबान नहीं चलानी चाहिए। घर की एज तुझसे जुड़ी है। कुछ हफ्तों में सब तय हो गया। लड़के का नाम राहुल था, उम्र 28, दिखने में ठीक ठाक, एकदम सीधे साधे परिवार से। मैंने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन माँ ने कहा, शादी से पहले ज्यादा मिलना ठीक नहीं होता। अब तू कोई फिल्म की लड़की थोड़ी है। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुई। रिश्तेदार आए, फोटोग्राफर आया, मिठाइयाँ बनी, संगीत, हल्दी, मेहंदी, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दुल्हन के लिए होता है। बस फर्क ये था कि दुल्हन मुस्कुरा नहीं रही थी। मेरे चेहरे पर मेकअप था, मुस्कान नहीं। सबने कहा, बहुत सुंदर लग रही है नेहा, पर किसी ने नहीं देखा कि मेरी आंखों में डर था। जब 7 फेरे चल रहे थे और पंडित मंत्र पढ़ रहा था, मेरे दिल में हलचल थी। मैं सोच रही थी, क्या सच में ये मेरा जीवन साथी बनने वाला है? क्या ये वही व्यक्ति है जिसके साथ मैं सारी जिंदगी गुजारूंगी? मेरे भीतर कोई चीख रहा था, रुको, मुझे नहीं करना ये सब। पर मेरे होंठ बंद थे। शादी हो गई। शादी के बाद पहली रात, जिसे लोग सुहागरात कहते हैं, वो भी आ गई। कमरा फूलों से सजा हुआ था। तकिए पर गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। कमरे में धीमी रोशनी थी और मैं काम रही थी। मैं अकेली बैठी थी, साड़ी की चुन्नी सिर पर रखे, जैसे किसी ने मुझे मंदिर की मूर्ति बना दिया हो जिसमें प्राण नहीं है। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। राहुल आया। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आकर बैठ गया। घबराओ मत, अब हम पति पत्नी हैं। उसने धीरे से मेरी उंगलियों को छुआ। मैंने हाथ खींच लिया। राहुल, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। प्लीज, आज नहीं, मुझे समझने का समय चाहिए। वो चुप रहा एक पल, फिर उसकी आंखें बदली। अब क्या हर बात की इजाजत लेनी पड़ेगी? तुम मेरी बीवी हो, मैं बीवी हूँ, गुलाम नहीं। मैंने कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाई। उसने मेरी बात को नजरअंदाज किया। उसके हाथ मेरे कंधे पर थे, फिर मेरी पीठ पर। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा, प्लीज मत करो। मैं रोई, मगर मेरी ना सुनी नहीं गई। उस रात मेरी इच्छा के खिलाफ उसने मेरे शरीर को अपना बना लिया और मैं कोई चीज बन गई। उस रात के बाद सब बदल गया था। मैं बदल गई थी। जिस लड़की को कभी अपनी सहेलियां प्योर दिल कहती थी, जो छोटी छोटी बातों में मुस्कुरा देती थी, जो अपने कमरे में गाने सुनते सुनते ख्वाब बुनती थी, वो अब कहीं खो गई थी। उस एक रात ने मेरी आत्मा को भीतर से कुचल दिया था। मेरे जिस्म पर किसी और की जीत की कहानी थी और मेरी आंखों में हार की नमी। अगली सुबह जब मैं बाथरूम में आईना देख रही थी तो मुझे अपने ही चेहरे से डर लग रहा था। मेरी आंखों में सुर्खी थी और होठों पर चुपी। बाल बिखरे थे, लेकिन मन उससे भी ज्यादा। राहुल सो रहा था और मैं खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। मैं जानती थी अब इस शादी से निकलना आसान नहीं होगा। समाज, रिश्तेदार, माँ बाप, सबका एक ही सुर होगा,
ऐसे तो होता है, शुरू में हर लड़की डरती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे कौन समझाए कि मेरे लिए ये डर नहीं था, ये तो टूटना था। शादी के बाद जो रस्में होती हैं, उनमें मैंने जैसे तैसे खुद को घसीटा। सासू माँ ने कहा, बहू पहली बार रसोई में मीठा बना के दिखाओ। मैंने हलवा बनाया, पर उसमें मीठे से ज्यादा आंसू थे। किसी ने नहीं चखा, फिर भी सबने कहा बहुत स्वाद है। सब झूठ लगता था। ससुराल वालों के लिए मैं एक आदर्श बहू बन गई थी। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, नाश्ता बनाना, सब करना, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। राहुल ऑफिस चला जाता और मैं घर में अकेली पड़ जाती। मैं अपने मायके फोन करना चाहती थी, माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो माँ यही कहेंगी, बेटा थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। हर रात मेरी सांसें थमती थी। हर सुबह मैं खुद को एक नया चेहरा पहनाकर आईने में देखती थी। एक नकली मुस्कान, एक झूठा विश्वास। एक दिन मैं सच में टूट गई। मैंने माँ को फोन लगाया। हेलो माँ, मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ बेटा, कैसी है तू? माँ की आवाज में वही पुराना प्यार था। मैं चुप रही। कुछ हुआ है क्या? माँ ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। आँखों से आंसू बह रहे थे, पर जुबान जैसे थम गई थी। नेहा, बोलना, तू रो रही है क्या? माँ, मैंने आखिरकार कहा, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं थी इस शादी के लिए। और उस रात मैं आगे नहीं बोल पाई। माँ चुप हो गई। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, बेटा ऐसे रिश्ते में शुरुआत में दिक्कत आती है, पर तू अपनी शादी बचा। सब औरतें एडजस्ट करती हैं, तू भी कर। दुनिया में हर चीज पर विरोध नहीं होता नेहा। माँ की बातों ने मेरी बची खुची ताकत भी तोड़ दी। मैंने फोन काट दिया। राहुल हर रात आता, कभी प्यार से, कभी जबरदस्ती, कभी खामोशी में। वो समझता था कि मैं अब उसकी बीवी हूँ, तो मेरा शरीर उसका हक है। पर वो ये नहीं समझता था कि सिर्फ शरीर से रिश्ता नहीं बनता, आत्मा से जुड़ना भी जरूरी होता है। मैं हर बार मना करती थी, रोती थी, लेकिन उसकी नजरों में मेरी ना का कोई मतलब नहीं था। वो एक शब्द कहता था, तू मेरी बीवी है, और मैं हर बार एक नई मौत मरती थी। कभी कभी मैं खुद से पूछती थी, नेहा तू कौन है? क्या मैं सिर्फ एक जिस्म हूँ, एक औरत जिसे सबके हिसाब से जीना है? क्या मेरी कोई मर्जी नहीं? कभी मैं बालकनी में बैठकर देर रात आसमान देखती थी और चुपचाप रोती थी। कभी दीवारों से बातें करती थी, खुद को गले लगाती थी। पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब राहुल मुझे देखकर कहता, अब तो आदत हो गई होगी ना। मैं उस वक्त उसे देख नहीं पाती थी। एक दिन अलमारी में पुराने सामान में मुझे मेरी कॉलेज की डायरी मिली। उसमें मैंने वो सब लिखा था, मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मेरी पहली कविता। मैं एक पंछी हूँ जिसे उड़ना है, न कि सिर्फ पिंजरे में गाना है। मैं वो पढ़ते हुए रो पड़ी। कहाँ गई वो नेहा जो उड़ना चाहती थी? धीरे धीरे मैं समझ गई कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो ये सब कभी नहीं रुकेगा। मैंने सबसे पहले खुद से दोस्ती की। मैंने हर दिन डायरी में अपनी बातें लिखना शुरू किया। फिर मैंने एक छोटा सा काम करना शुरू किया, घर में ट्यूशन देना। राहुल को मैंने कहा, घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। वो बोला, ठीक है, लेकिन बाहर मत जाना। मैंने मंजूरी पाकर शुरुआत की और धीरे धीरे मेरी आवाज लौटने लगी। छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे एहसास हुआ, मुझे अब भी जीना है। मुझे सिर्फ बहू, पत्नी या पराई संपत्ति बनकर नहीं रहना। मैंने इंटरनेट पर पढ़ना शुरू किया, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, मानसिक शोषण के बारे में। अब मैं हर दिन अपने अंदर की आवाज को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। मेरे लिए वो ट्यूशन देना सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं था, वो मेरी आजादी की शुरुआत थी। मैंने खुद को छोटे छोटे तरीकों से वापस जोड़ना शुरू किया। मैं हर सुबह अब पूजा की जगह खुद के लिए कुछ वक्त निकालती। कभी अपने बालों में तेल लगाते हुए आईने से बातें करती, कभी दिन भर की डायरी लिखती। धीरे धीरे मैंने मोबाइल में हेडफोन लगाकर अपने पुराने गाने सुनने शुरू कर दिए, जिनसे मैं कॉलेज में जुड़ी थी। एक दिन मैं किशोरी अमोनकर का एक राग सुन रही थी, धीमा टूटे स्वर में बहता हुआ, जैसे मेरी आत्मा बोल रही हो। और तब मुझे लगा, अब मैं और नहीं सह सकती। राहुल उस रात फिर देर से आया था। शायद ऑफिस में कोई पार्टी थी। उसके कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। मैं उस समय कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी, कुछ नया करने की कोशिश। वो बिना कुछ बोले मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ने लगा, पर इस बार मैंने उसका हाथ हटाया। उसने चौंक कर मुझे देखा। क्या हुआ? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब बहुत हो गया राहुल।
वो थोड़ा झुंझलाया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी। जबरदस्ती मेरी नाक को हाँ में बदलना तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं एक इंसान हूँ। मेरे पास भी इच्छाएं, अधिकार और आत्मसम्मान है। वो जोर से हंस पड़ा। आजकल की लड़कियाँ 5-5 महीने में बड़े बड़े शब्द सीख जाती हैं। अधिकार, आत्मसम्मान, शादी में ये सब कहाँ आता है? शादी का मतलब सिर्फ शरीर का इस्तेमाल नहीं होता राहुल। और अगर तुम इसे समझने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं सोचूंगी कि क्या सच में ये रिश्ता बचाना चाहिए। उसकी हंसी गायब हो गई। क्या बोल रही हो तुम? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैं अब तुम्हारी हर रात की मर्जी नहीं हूँ। जब तक मेरी मर्जी नहीं तब तक मेरे पास मत आना। उस रात पहली बार राहुल चुपचाप सो गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। डर भी था पर कहीं ना कहीं सुकून भी था, क्योंकि मैंने खुद के लिए आवाज उठाई थी। अगले कुछ दिन बहुत अजीब रहे। राहुल अब मुझसे ज्यादा बातें नहीं करता था। वो जैसे नाराज था या फिर स्तब्ध। पर मैं जानती थी कि बदलाव आसान नहीं होता। मैं अब ट्यूशन के साथ साथ ऑनलाइन महिला फोरम्स में भी जुड़ गई थी। वहाँ मैंने कई कहानियाँ पढ़ी, ऐसी औरतों की जो अपने घरों में चुपचाप शोषण सहती रहीं और फिर खुद के लिए खड़ी हुई। हर कहानी में मैं खुद को देखती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने एक एनजीओ को मेल लिखा। मैंने उन्हें अपनी शादी की पूरी स्थिति समझाई, शारीरिक जबरदस्ती, मानसिक शोषण और मेरी चुप्पी। कुछ ही दिनों में उनका जवाब आया, नेहा तुम अकेली नहीं हो और अगर तुम मदद चाहती हो तो हम साथ हैं। मैंने वो मेल 10 बार पढ़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि शायद दुनिया में कहीं न कहीं कोई मुझे भी सुनना चाहता है। एक सुबह जब मैं बालकनी में बैठी थी और सूरज की पहली किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, मैंने अंदर से एक आवाज सुनी, नेहा अब और नहीं, अब तू खुद की जिंदगी चुनेगी। मैं उठी और एक नोटबुक में लिखा, मैं अब सिर्फ राहुल की पत्नी नहीं हूँ, मैं नेहा हूँ और मुझे जिंदा रहना है, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से। मैंने उस शाम माँ पापा को वीडियो कॉल किया। मैंने सब कुछ कहा, उस पहली रात से लेकर अब तक की हर तकलीफ, हर घुटन, हर आंसू। माँ रो पड़ी, पापा चुप रहे पर उनकी आंखें नम थी। मैंने कहा, अब मैं इस शादी में नहीं रहना चाहती। मैंने काउंसलिंग ली है, एनजीओ से बात की है और मैंने खुद से बात की है बहुत दिन तक, और अब मेरा फैसला है। माँ ने धीरे से कहा, बेटा हम तेरे साथ हैं। वो पहली बार था जब माँ की आवाज में समर्थन था, शक नहीं। मैंने एनजीओ की मदद से लीगल प्रक्रिया शुरू की। राहुल ने बहुत कोशिश की, मुझे समझाने की, गुस्सा करने की, फिर माफी मांगने की, पर अब मैं किसी माफी से नहीं डगमगाती थी। मैंने कहा, रिश्ते जब सहमति से नहीं बनते तो सिर्फ कागज पर नाम बदलने से कुछ नहीं होता। 6 महीने में केस खत्म हुआ और मैं, नेहा, फिर से आजाद हो गई। अब मैं अकेली हूँ लेकिन टूटी नहीं। मैं अब एक एनजीओ में काम करती हूँ, उन औरतों के लिए जो मेरी तरह एक वक्त चुप थी। मैं अब भी बालकनी में बैठती हूँ, चाय पीते हुए सूरज को देखती हूँ, लेकिन अब वो किरणें मुझे डराती नहीं, जगाती है। अब मैं किसी की बीवी, बहू या बेटी से पहले खुद की दोस्त हूँ। अब जब कोई मुझसे पूछता है तुम्हारी कहानी क्या है, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ मैंने मना किया था और अब मैं सुनाई देती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।